Hello everyone, welcome back to the EBCL detail class. Myself CS तान्या भंडारी. आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज पार्ट बी. ठीक है, आपको पता है कि पार्ट बी में कितने चैप्टर्स हैं? एक ही चैप्टर है, राइट? सो आप समझ रहे हो कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, इस चैप्टर की रेलेवेंस आपके परसेंटेज में, मार्क्स के एग्रीगेट में, आपके ओवरऑल ईबीसीएल के मार्क्स में क्या क्रूशियल रोल प्ले करती है. एंड जो हमारा टॉपिक भी है ना, जो इसमें हम कवर करेंगे, इट इज इजी ऑल्सो. सो पार्ट बी में एक ही चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 12 विच कम्स फॉर कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स. ठीक है. पार्ट ए जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो कितने मार्क्स का था? वो था हमारा 40 मार्क्स का. करेक्ट. पार्ट बी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज ऑफ 25 मार्क्स. समझ रहे हो? मतलब क्या इंपॉर्टेंस है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूं और ना ही हो सकती है. देन कम्स पार्ट सी. पार्ट सी है हमारा 35 मार्क्स का, जिसमें अगेन हमारे 12 चैप्टर्स आते हैं. तो ओवरऑल कितने मार्क्स का ये पेपर है? 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है. सो इसमें से 25 मार्क्स का एक चैप्टर है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ईबीसीएल का पेपर ना टफ नहीं आता है. हम बोलते हैं कि ईबीसीएल इज वेरी टफ, जो भी बहुत सारी बातें होती हैं, बट ट्रस्ट मी, EBCL इज नॉट एट ऑल टफ, क्योंकि आपसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और अब तो मैं आपको स्कैनर के क्वेश्चंस भी करा रही हूँ. मतलब और क्या, मैं लिखा हूँ पेपर, ये चाहते हो? हाँ, तो बस यही है कि जो और जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस पढ़ते जाओ, राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, एंड यू विल एक्सेल फॉर श्योर. ठीक है. सो 25 मार्क्स का पेपर है. अगेन इसमें से अभी 2020 की बात करूं तो कुछ एक दो केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेंगे. प्लस डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत होते हैं, जैसे बिड रिजिंग क्या है, कार्टल्स क्या है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स क्या होते हैं. तो मतलब क्या 1 to 1, मतलब 25 मार्क्स फ्री के हैं. अगर आपने अच्छी तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस ये चैप्टर की कर ली ना, तो समझ जाना कि 60 तो आने पक्के हैं, प्रोवाइडेड हम और चैप्टर्स भी ऑब्वियसली पढ़ के जा रहे हैं. मतलब ये 25 तो आने पक्के हैं. कीवर्ड्स जो मैक्सिमम यूज कर सकते हो करो इसके अंदर, टू द पॉइंट आंसर करो, एंड यू विल एक्सेल. सो चैप्टर नंबर 12 इज अबाउट द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. कॉम्पिटिशन के बारे में बात करता है. अब जितने भी बच्चे क्लास ये अभी देख रहे हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे, आप सब आपस में क्या कर रहे हो? कंपीट कर रहे हो ना. किस लिए? एक सीएस की डिग्री के लिए, राइट? कंपटीशन इज हेल्दी, बिकॉज कंपटीशन अगर नहीं होगा ना, तो आप समझ लो एक स्पार्क, एक इनोवेशन, नई चीजें, अपग्रेड होना, वो सारी की सारी चीजें बंद हो जाएंगी. आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, बिकॉज रोज रूटीन वर्क ही तो करना है ना, उसमें फिर क्या ही दिमाग लगाना. जब मुझे पता है कि यार मेरा फ्रेंड भी यही पूरा ग्रुप दे रहा है और मैं भी यही पूरा ग्रुप दे रहा हूँ, सेम चीज हम पढ़ रहे हैं, सेम सब्जेक्ट है, सब कुछ है, उससे मेरा कंपटीशन है, मुझे उससे अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं. तो वो जब जील आपके अंदर आएगी ना कि मुझे उसको साथ कंपीट करना है, उससे आगे निकलना है, ठीक है, तो आप ज्यादा टाइम लगाओगे इन द सेंस ज्यादा टाइम दोगे पढ़ाई करने में, अच्छे से विद फोकस, सोशल मीडिया का बिल्कुल त्याग करके आप पढ़ाई करेंगे, और आप देखेंगे कि आप एक्चुअली में अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं. एंड उसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली कंपटीशन था, तो एक स्पिरिट अंदर हो जाता ना कि यार उसके मुझसे ज्यादा नहीं आने चाहिए. सो इन ओवरऑल मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कंपटीशन इज हेल्दी, बट हर एक चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड डेफिनेटली होती है. तो जब मैं बोल रही हूँ कंपटीशन इज हेल्दी, तो ऑब्वियसली वो सही डायरेक्शन में जाना चाहिए. जैसे आप तो अपने गोल को अचीव करने के लिए उसके साथ कंपीट कर रहे हो ना. लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, मार्केट में भी क्या है कि ठीक है, हमें पता है हम कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके दे रहे हैं. उसमें अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर होता है और आपस में अगर हम अग्रीमेंट कर ले कि यार
हम दोनों इस प्राइस से कम पे दाम पे नहीं बेचेंगे, तो फिर वो कंपटीशन किस बात का। सो जिस भी कंपटीशन से, जिस भी कंपीटिंग स्पिरिट से अच्छी चीज अच्छा आउटपुट आता है, दैट कंपटीशन इज डेफिनेटली हेल्दी, ठीक है। नहीं तो क्या हो रहा है, दो चीजें अब कंपटीशन दोनों के बीच में हो रहा है, ऑब्वियसली यही होगा ना, या तो ये वाला बंदा उधर जाएगा या ये बंदा इधर जाएगा, या फिर बीच की रस्सी टूट जाएगी, राइट। सो चलो पढ़ते हैं कंपटीशन एक्ट के बारे में। कंपटीशन एक्ट के आने से, ये तो हमने बोला हम पढ़ते हैं कंपटीशन एक्ट 2002, लेकिन इससे पहले भी क्या कुछ था, क्या मेरी गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ रेगुलेशंस वगैरह बना रखे थे सो दैट मेरे कंज्यूमर को नुकसान ना हो। देखो गवर्नमेंट क्यों कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए, चीजों को सही तरीके से स्मूथ चलने के लिए क्यों वो इतनी मेहनत करेगी, क्यों पॉलिसीज, क्यों रेगुलेशंस, क्यों एक्ट लेके आएगी, क्यों? क्योंकि उनको अल्टीमेटली मेरे जो जनता है ना, आम आदमी, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। वो अगर उसको नुकसान नहीं हो तो ऑब्वियसली वो मेरी सरकार को ज्यादा प्यार देगा, मैं हमेशा ऑब्वियसली एक लॉन्गर पीरियड तक हम सत्ता में रह पाएंगे। सो अल्टीमेटली कंज्यूमर को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है कंपटीशन एक्ट से पहले हमारे पास क्या था, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। जब हम बोलते हैं MRTP, दैट इज मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, समझो कब का था, 1969 का। जैसे हमने जब FDI पढ़ा, जब हमने फेमा पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि भाई फेमा से पहले क्या था, फेरा था, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, लेकिन हम इसको रिप्लेस करके क्या लेके आए, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दैट मीन्स जब एक एक्ट को जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसको रिपील करके एक नया एक्ट उसके ऊपर लेके आया जाता है, तो दैट मीन्स उसमें काफी सारी इंप्रूवमेंट होती है। जो उस एक्ट की कमियां थी, खामियां थी, वो ये नया एक्ट उसको फुलफिल करता है। So MRTP Act was introduced to provide the operations of the economic system, does not result in the concentration of economic power in the hands of few. Government क्यों लेके आई ये एक्ट, MRTP Act 1969? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हमारी कंट्री में मोनोपोलीज क्रिएट हो। मोनोपोलीज क्या है, जैसे मैं बोलूं कि सिर्फ CS की कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। दैट मीन्स जब एक कोई गुड्स या सर्विसेज का एक सिंगल सेलर होता है, एक ही इंसान है वो जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मोनोपोली है। फिर वो तो मन चाहे दाम पे अपना बेचेगा, एंड ऑब्वियसली आपको कहीं और अगर नहीं मिल रहा आप खरीदोगे। रीसेंट एग्जाम्पल्स हमारे क्या देखने को मिलते हैं हमें, ड्यूरिंग आवर कोविड टाइम, पीक पे जब कोविड था इन 2020 की बात करूं, 21 की बात करूं, 21 में अगर हम देखते हैं ड्यूरिंग समवेयर अराउंड अप्रैल, मई, मार्च, इन सब में क्या हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, ब्लैक फंगस और ये सारी चीजें हो रही थी। सो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग उनकी हो रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमारे यहाँ प्रोड्यूस उसको करते हैं, प्लांट्स हैं उस चीज के लिए, लेकिन वो चीज क्या थी, वो एक कमर्शियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, आप वो चीज ह्यूमन पे नहीं उस चीज के लिए आप नहीं दे सकते हो। सो जो भी एक नया, मतलब ऑब्वियसली नया ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह एस्टैब्लिश कर रहा है, या फिर वो बाहर से हो सकता है, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फिर प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या, वो एक सिंगल सेलर बन चुका था मार्केट के अंदर। आपके रिस्पेक्टिव एरियाज में होगा ही होगा। सिटीज को क्रॉस करना छोड़ दो, बिकॉज टाइम ऐसा था कि आप एक जगह से एक दूसरी गली से अपनी गली तक में भी आपको ट्रैवल के बहुत ज्यादा प्रोहिबिशन से, तो सिटीज तो छोड़ ही दो। तो कहने का मतलब क्या है, जब एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज का एक सेलर होता है एंड देयर आर मेनी बायर्स, वो चीज मेरी मोनोपोली कहलाती है कि वो लेगा तो मेरे से ही लेगा, चाहे वो लोगों ने कितने लैक्स एंड लैक्स पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को खरीदा है। ऑक्सीमीटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो ठीक है एक बड़े लेवल की बात होगी, ऑक्सीमीटर्स जो है हमारे बेसिकली जो थंब पे लग के आपके ऑक्सीजन चेक करने के लिए हैं, उस पर आप देखोगे एक्यू एक कंपनी है, ठीक है, आपने देखोगे उनकी BP की मशीन, ये सारी चीजें आती हैं। प्राइजेस नॉर्मल कोविड से पहले देखोगे तो शायद 800 तक की मिल जाती होगी या इससे भी कम, लेकिन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स
वो उन पर्टिकुलर डिवाइसेस के प्राइस 4,000, 5,000, 6,000। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप भी चाहोगे, एक तो पहली बात मार्केट में शॉर्टेज, ठीक है, मतलब क्या कि आपके पास सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा हो रही है। एंड फिर क्या था कि एक कोई अगर खरीद रहा है और अगर बहुत इमरजेंसी नहीं तो सोचेगा यार थोड़ा एक रिलायबल कंपनी का जिसका नाम सुना है उसका लूं। तो मतलब कहने का क्या है, व्हेन देयर आर मल्टीपल बायर्स बट देयर इज वन सेलर, उसको हम मोनोपोली बोलते हैं। एंड सारी की सारी पावर फिर उसके हाथ में आ जाती है, वो जैसे चाहे चीजों को रेगुलेट कर सकता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, इनको क्रब करने के लिए MRTP एक्ट आया था। So MRTP Act came into existence on 1st June 1970. The law was enacted with the sole aim of achieving the largest possible production with the least damage to people at large, securing maximum benefit। मतलब क्या कि किस लिए आया था कि भाई हम हर एक चीज का मैक्सिमम प्रोडक्शन करवा पाए, जिससे उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की मार्केट में शॉर्टेज ना हो एंड उसका बेनिफिट हर कोई आम आदमी तक पहुंच पाए, तो मोनोपोलीज क्रिएट ही नहीं होंगी। So the principal object of the act, again an important question from the exam perspective, that what are the objectives, principal objectives of the act। अब देखो आप ये बोलोगे कि मैम अगर सिर्फ एक्ट लिखा है तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि whether it is asking about MRTP Act or the Competition Act। तो फिर वहां पे स्पेसिफाई होगा। अभी तो हम पढ़ी MRTP रहे, तो ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि इट इज टॉकिंग अबाउट MRTP Act। एल्स आपके क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन होगा दैट वो किसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहे हैं। So the principal objective of the act, as spelled out in the preambles, were prevention of concentration of economic power to the common detriment, control of monopolies, prohibition of monopolistic trade practice, लास्ट क्या बोला, प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। पहला क्या बोलता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, मतलब मेरी इकोनॉमी को चलाने की पावर किसी के एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जो बहुत बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए एक सोर्स नहीं होना चाहिए, राइट। अब जैसे अगर मैं बोलूं, अपने हम एग्जांपल्स देते हैं, जैसे हमने बोला आटा तो हर कोई खाता है, रोटी तो खाते हो ना कि हमेशा ही चावल, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ इन शॉर्ट कि चावल दाल जो भी है, आटा है जो भी है, वो उसकी हम देखते हैं मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे आशीर्वाद हो गया, पतंजलि हो गया, फिल्सबेरी हो गया, और भी कोई होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, दो चार ब्रांड्स है, करेक्ट। अब क्या है, ये ब्रांड्स क्यों मार्केट में आई है या इनको क्यों इनिशिएट किया, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो किसी एक एंटिटी के हाथ में हो, जिससे कि वो इकोनॉमिक पावर को कंट्रोल कर पाए। जब कंज्यूमर्स डिवाइड होते हैं, ठीक है, उनकी ऑब्वियसली आप मार्केट में 10 प्रोडक्ट लाओगे तो ऑब्वियसली हर एक आप प्रोडक्ट का कोई ना कोई कंज्यूमर डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि मेरी इकोनॉमी किसी एक पे डिपेंड नहीं होती कि अच्छा ये नहीं मिला तो हम बोलते हैं ना कि ठीक है चल यार ये नहीं अवेलेबल है तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट दे दो। तो सब्स्टिट्यूट क्यों जरूरी है, क्योंकि हम एक पे हम डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। फिर क्या बोलता है, कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, अगेन की जैसे हमने बोला एक के पास पावर आने से रोकना चाहते हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट इनका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया उसी से रिलेटेड कि वो मोनोपोलीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, अभी हम इसके बारे में आगे समझेंगे। देन कम्स प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नाउ इन दोनों चीजों को हम आगे काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको एक समरी के रूप में बताऊं तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है कि भाई हमने जो मान लो एक होलसेलर है, राइट, वो होलसेलर रिटेलर को क्या बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी दुकान से जो तुम सामान लेने आ रहे हो ना, तो जो भी मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसकी तुम्हें हर एक वैरायटी अपनी दुकान पे रखनी पड़ेगी, करेक्ट। या फिर जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ तुम मेरा ही जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है वही तुम
अपनी शॉप पे रख सकते हो। करेक्ट, ऐसा मतलब आप देखते हो ना कहीं कहीं जगह पे, कहीं कहीं शॉप्स पे अब आजकल तो क्या कि आपकी मल्टी रिटेल्स हैं, अदरवाइज जो अभी भी ग्रोसरी स्टोर्स आप देखोगे कुछ कुछ सेक्शंस में एक किसी ब्रांड की पूरी एडवर्टाइजमेंट होती थी। ठीक है, अब अपनी किसी ने अगर प्रोविजन स्टोर खोला है तो ऑब्वियसली वो सामान बेचने के लिए ही खोला है, वो भी 10 वैरायटी रखना चाहेगा, लेकिन कंपनी क्या प्रेशराइज कर रही है कि ये पूरा सेक्शन ना आपको मेरे हर प्रोडक्ट की रेंज इसके अंदर रखनी है। तो ये क्या हो गया, आप उनको कंपेल कर रहे हो कि आपको इसी तरीके से काम करना है, राइट। तो बोलता है ये सारी प्रैक्टिसेस को भी रोकना MRTP एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। नाउ फॉलोइंग आर द कंसेप्ट्स टैकल्ड बाय द एक्ट। क्या, इट फॉलोड अ कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच। कि अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है MRTP एक्ट से रिलेटेड, तो पहले आप उसको बताओगे कि ये एक्ट कब आया, किस लिए आया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके बाद आप फॉलोइंग कंसेप्ट टैकल्ड बाय द एक्ट करके इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट इट फॉलोड अ कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच। बोलता है प्रिवेंशन ऑफ अनडिजायरेबल कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर was sought to be achieved essentially through the regulation of growth of undertakings of a particular size, that is undertakings having assets of value of 100 crores। मतलब क्या ये बोल रहा है कि ये अनडिजायर, जैसे हमने बोला कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी के हाथ में इकोनॉमिक पावर को नहीं अकेले देना चाहते, मोनोपोलीज क्रिएट करने को रोकना चाहते हैं, एंड कुछ ही लोगों के हाथ में पूरी भागदौड़ नहीं देना चाहते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैटेगराइजेशन स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि जो कंपनी कुछ ऐसी कंपनीज जिनकी इनके एसेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 करोड़ एंड अबव हैं, वो किस में आती हैं, वो बेसिकली इन्होंने बोल दिया कि वो हमारी डोमिनेंट अंडरटेकिंग्स है। ठीक है, क्या बोला MRTP एक्ट के अंदर कि भाई जो अंडरटेकिंग्स की एसेट्स की वर्थ 100 करोड़ या अबव है, वो इन्होंने बोल दिया कि हमारी डोमिनेंट अंडरटेकिंग्स है। दैट मीन्स उनका मेरी इकोनॉमी पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है। तो मैं इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछूं तो मैं बोल सकती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। मतलब कोई ऐसा हिंदुस्तान का पर्सन नहीं होगा जिन्होंने HUL का कोई प्रोडक्ट यूज ना किया हो। लाइक आप जब से सुबह उठते हैं और जब तक सोने जाते हैं, वहां उस दौरान के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर आप इतने सारे HUL के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अभी भी ऑब्वियसली सबने अपने सिटीज के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कपड़े पहने हैं, राइट। तो अब वो कपड़े भी किस में धुलते हैं, HUL के सर्फ में धुलते हैं, राइट। तो मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो HUL मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो ये क्या होगा, तो मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकती हूँ ना कि ये एक ऐसी एंटिटी है जिसकी डोमिनेंट अंडरटेकिंग है, बिकॉज फॉर श्योर इनकी जो एसेट वैल्यू है इट इज वे मच देन 100 करोड़। ये तो सिर्फ 100 करोड़ की बात कर रहा है। सो MRTP एक्ट क्या बोलता था कि एक ऐसी अंडरटेकिंग जिसके एसेट्स की वैल्यू मोर देन 100 करोड़ है उसको हम डोमिनेंट अंडरटेकिंग बोलेंगे। और कंट्रोल हमने बोला ये फॉलो करते हैं कमांड एंड कंट्रोल। तो ये क्या उनपे कमांड, ये कंट्रोल कैसे कर रहे हैं कि इन्होंने एक साइज लिमिट लगा दी कि 100 करोड़ से अबव। कमांड क्या दे रहे हैं कि अब ऐसी अंडरटेकिंग्स को आगे कुछ भी एक्सपेंशन करना है, कि कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट सेटअप करने हैं, कुछ भी करना है, वो उसके लिए हर एक चीज के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। वो परमिशन के अलावा आप वो चीज को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, वो काम आप नहीं कर सकते हैं। तो ये तरीका क्या हो गया, ये एक कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच होगी। तो बोलते हैं द बिजनेस हाउसेज वर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड as large business houses, undertakings having a sizable share of the market or licensed production capacity of more than 1/4 of the total production or installed capacity in India were described as dominant undertaking. So these companies were declared large business houses if the assets were of value 1 crore or more, right? अब यहाँ पे क्या बोला, these undertakings were referred to as MRTP undertakings. Such undertakings have to obtain the approval of the central government to undertake substantial expansion of production, establishment of new undertaking, amalgamate with or take over any undertaking। मतलब कुछ भी करने से पहले, चाहे आप कोई यूनिट सेटअप कर रहे हो, कुछ नया अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहे हो, किसी के साथ अमालगमेट हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, उसके बाद ही आप कर सकते हो।
नेक्स्ट आया हमारा ट्रेड प्रैक्टिसेस विच आर मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, एमआरटीपी का फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया कमांड एंड कंट्रोल, सेकंड हम पढ़ रहे हैं ट्रेड प्रैक्टिसेस विच आर मोनोपोलिस्टिक। बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस आर कवर्ड अंडर चैप्टर 4 ऑफ द एमआरटीपी एक्ट। These are the activities that are undertaken by big corporate houses by exploiting their position in the market. This is meant that activities that hampers or eliminate competition of healthy nature in the economic market were prohibited as the trade practices were anti-consumer। ये क्या कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ प्रोडक्ट, जैसे अगर मैं बोलूँ एक टाइम पे मैगी, ठीक है, मैगी की मोनोपोली थी। अगर हमें नूडल्स मीन्स मैगी ऐसा होता था ना, अभी तो बहुत सारी वेराइटीज आ गई जब से नेस्ले के मैगी वगैरह पे कुछ केसेस हुए कि इनमें से पता नहीं कुछ तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। तब से आपने देखा कि बहुत सारी नई नई ब्रांड्स मार्केट में आ गई हैं। लेकिन अभी भी आप देखोगे नूडल्स का मतलब हम ये नहीं, अगर हमें मैगी नहीं भी खानी है ना, फिर भी हम बोलेंगे चलो मैगी खाते हैं, भले हम खा टॉप रेमन रहे हो या हम चिंग्स का कोई भी चीज खा रहे हो। ठीक है, तो मतलब क्या है मोनोपोलिस्टिक, मतलब आप समझ लो एक ही प्रोडक्ट मार्केट में कैप्चर्ड हुआ मतलब सब एक ही प्रोडक्ट अगर परचेज, क्योंकि एक ही सेलर है, ठीक है, वो चीज सिर्फ एक ही सेलर दे रहा है, तो वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोली जाएगी। तो यहाँ पे वही बात बोलता है दीज आर द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय बिग कॉर्पोरेट हाउसेज बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर पोजीशन इन द मार्केट। एंड आपको याद है पहले एक अच्छा खासा जो छोटा वाला पैकेट आता था मैगी का, दैट वाज 5 रुपीज। ठीक है, और उसका जो साइज था वो भी सही था, एक पर्सन के लिए वो सफिशिएंट था। लेकिन धीरे 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 आई गेस वो 6 हुआ या आज क्या रेट चल रहा है आई डोंट नो, बट उसकी क्वांटिटी भी कम होती गई। ये क्या है, दिस इज एक्सप्लॉइटेशन, राइट। कि आपको पता है कि अब वो इंडियंस के ये माइंड पे चढ़ गया कि मैगी ही है, तो अब पता है कि आप उनकी नीड्स के साथ आप कैसे खेल सकते हो कि आप अपनी क्वांटिटी कम कर दो, प्राइस बढ़ा दो, तो आपका तो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, प्लस जिसको खरीदना है वो खरीदेगा। डेयरी मिल्क चॉकलेट की बात करें, जो 5 वाली पानी आने ना हुए, जो 5 वाली डेयरी मिल्क होती थी वो अब इतनी सी आती है, पहले इट वॉज ऑफ अ कंसिडरेबल साइज। ठीक है, तो ये क्या है कि पता है कि डेयरी मिल्क, कैडबरी नहीं, हमें चॉकलेट क्या, डेयरी मिल्क। तो ये क्या है कि जो आप ऐसी कंपनीज, ऐसी बिग कॉर्पोरेट जिनको पता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो फिर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए एमआरटीपी एक्ट आया। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या बोलता है, सम बिजनेस ऑफन टेंड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स इन द मार्केट बाय either restricting production or taking control of the delivery. The act disallows and ensure firms do not indulge in these practices. Examples देखें अगर हम restrictive trade practices के, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या कर रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि क्या बोल रहा है कि भाई आपको मेरे ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स वही बेचने हैं, आप और किसी ब्रांड के प्रोडक्ट नहीं रख सकते हो। तो ये क्या है, ये काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन आप पे इम्पोज करी जा रही है, राइट। और क्या हो सकते हैं, टाई इन अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। दैट मीन्स जैसे आप मान लो किसी टूथपेस्ट के साथ कोई ऑयल हमें फ्री मिलता है, अब भाई मैं वो ऑयल नहीं लगाती, लेकिन मैं शायद वो पेस्ट यूज करती हूँ, तो वो मतलब है ना कि एक के साथ एक फ्री वाला हिसाब है। तो वो क्या है कि मुझे कंपल्शन पड़ गई है कि भाई उनका नया प्रोडक्ट आया है, उन्होंने क्या किया, पेस्ट के साथ वो फ्री दे रहे हैं, तो अब जब फ्री मिल रहा है और मुझे वही पेस्ट लेनी है तो ऑब्वियसली मैं फिर लूंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मेरे ऊपर भी कंपल्शन है। तो बोलता है आप ये सारी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करोगे, आप कंज्यूमर्स के साथ ये सब नहीं कर सकते हो। आप आपस में मिल के सारे जो सेलर्स हैं वो खुद अग्रीमेंट में नहीं एंटर हो सकते हो कि इससे कम दाम पे तो हम बेचेंगे ही नहीं। जैसे मान लो हर एक ऑटोमोबाइल, अगर एक कार का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली दूसरी ब्रांड के कार का प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो वो क्या है, वो खुद की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे क्या कर रही है, वो अग्रीमेंट कर रही हैं। एंड जब सेम लेवल, जैसे दैट मीन्स सेम ब्रांड, एक सेम सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज आपस में अग्रीमेंट करती हैं, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। आप समझ लो ऑटोमोबाइल्स है, अब चाहे वो हुंडई है, होंडा है, टोयोटा है, ये सब क्या है, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं। तो दैट मीन्स सेम सेक्टर की कंपनीज आपस में जब अग्रीमेंट करती हैं तो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन समझ लो ना, सब इक्वल हैं, तो उस केस में हम उनको हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट बोलते हैं। और उन्होंने बोला कि हम सब मिलके प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएंगे। तो इन सब चीजों को रोकना एमआरटीपी एक्ट का काम था।
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को पोर्ट्रे करना, एडवर्टाइजमेंट्स गलत पोर्ट्रे करना, कि क्लेम करना कि ये प्रोडक्ट ऐसे। अब जो टाइड का एड देखा आपने कि एकदम से वो बीच में से सारे दाग को हटा के एकदम प्योर व्हाइट कर देता है, क्या वो एक्चुअली ऐसा कर पाता है? नहीं कर पाता ना। तो ये क्या है? लुक्रेटिव एड्स होते हैं, अनफेयर इसको हम बोलते हैं, बिकॉज आप जो दिखा रहे हो आपका प्रोडक्ट वो अचीव नहीं कर पा रहा है। वैनिश की बात करो, बोलता है टफ से टफ स्ट्रेन्स वो रिमूव कर देता है या एरियल रिमूव कर देता है। आज तक कोई दाग उतरा है? नहीं उतरा ना। तो फिर ये सब क्या है? गलत प्रैक्टिसेस हैं जिसको देख के सुन के हम शायद आपका प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है, और वो हमें अचीव नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या है? हम एज ए कंज्यूमर हम तो लॉस में है ना। तो बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर द एक्ट ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग नेचर्स रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म। Section 36A of the MRTP Act 1969 explicitly prohibits firm from indulging in unfair trade practices. The provision against unfair trade practices was inserted by the 1984 amendment to the MRTP Act. तो हमने 4 चीजें पढ़ ली कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकता है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को रोकता है, और ये कंट्रोल एंड कमांड की अप्रोच रखता था, राइट। तो ये सब क्या है? ये एक हमने देख लिया कि MRTP एक्ट के अप्रोचेस क्या क्या थी, कहां कहां तक इसने क्या क्या चीजें MRTP एक्ट के अंदर हुई हैं। देन कम्स द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द MRTP एक्ट, ये हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्कोप आज हम पढ़ते हैं। स्कोप पे क्या बोलता है? सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अदरवाइज डायरेक्ट द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू। इन्होंने क्या कर दिया? देखो, अब ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि वैसे तो MRTP एक्ट हर एक चीज पे एप्लीकेबल है, बट एक्ट किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? बोलता कोई भी अंडरटेकिंग जो ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है, ठीक है, अ गवर्नमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, अंडरटेकिंग द मैनेजमेंट ऑफ विच हैज बीन टेकन ओवर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जहां पे जो भी अंडरटेकिंग में, जो भी एंटिटी में मेरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उन पे MRTP एक्ट नहीं लगेगा। वाह, जैसे IRCTC लग रहा है? नहीं लग रहा, अभी भी मोनोपोली है तो है, राइट। ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ वर्कमैन पे भी नहीं लगेगा, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन फिर अमेंडमेंट आया इन 1991। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि भाई अब से MRTP एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल द अंडरटेकिंग्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस specified in section 3 which were hereto outside the purview of the act except undertaking owned and controlled by a government company or a government and engaged in or the government and engaged in the production of arms and ammunitions, allied items of defense equipment, defense aircraft, warships or atomic energy minerals specified in the schedule to the atomic energy। बोलता है इन सबको छोड़ के, मतलब हमारे डिफेंस से रिलेटेड, उनके एंसिलरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, एलाइड आइटम्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एयरक्राफ्ट, या फिर कोई भी एंटिटी जो कि ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस पे MRTP एक्ट नहीं लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम करी थी कि ट्रेड यूनियन एंड अदर एसोसिएशन ऑफ वर्कमैन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी MRTP एक्ट के अंदर बाद में ले ली गई। तो आज की डेट में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड एंड कंट्रोल एंटिटीज पे हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट की भी बात कर लो या MRTP एक्ट की बात कर लें पहले, तो अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज IRCTC और इंडियन रेलवेज। उसमें कौन किसकी मोनोपोली है? गवर्नमेंट की मोनोपोली, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है। देन कम्स मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत कवर किया है, लेकिन फिर से डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज इन पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात करेंगे, एंड देन वी विल जंप ऑन टू द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इसमें तो क्या ही डिफिकल्ट है, कोई FEMA FDI तो नहीं है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से पढ़ो एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज 25 मार्क्स। ये आपको 60 तक, देखो 40 की बात यहाँ नहीं होती। शांतनु ताना अकेडमी में 40-50 की बात हम करेंगे ही नहीं, करेंगे तो सीधा 60 एंड अबव की। 25 मार्क्स तो यहीं से आराम से मिल रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को एकदम घोट के पीना बोलते हैं उस तरीके से, मतलब
जो कर सकते हो कर लो, लेकिन 25 मार्क्स आपके इतने अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाने चाहिए कि आप एकदम EBCL का पेपर खुश होके देके, और फर्स्ट पहले 25 मार्क्स का अटेम्प्ट करो। पहले आप पार्ट बी अटेम्प्ट करो, उसके बाद पार्ट ए, पार्ट सी, वट एवर यू विश टू अटेम्प्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।